तो किसकी सरकार ये तय हो रहा है आज। दरअसल तय जनता ने कर दिया है, खुल रहा है आज। तो आज का एक बार फिर से सबने दावा किया था कि दिवाली अब की बार हम एक बार और मनाएंगे। तो रायपुर दक्षिण के रुझान से शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। अब एक आंकड़ा आ गया है, 785 वोटों से सुनील सोनी शुरुआती रुझानों में आगे हैं। पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को 3583 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के आकाश शर्मा को 2798 वोट मिले। यानी लीड पहली सामने आई है रायपुर दक्षिण पर बीजेपी कैंडिडेट सुनील सोनी की। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। 785 बड़ा ही छोटा है, लेकिन ये फर्क क्या बढ़ता है या अगले राउंड्स में कुछ उलटफेर होता है, ये देखना होगा। पहला ही राउंड हुआ है, सुनील सोनी को 3583 वोट मिले। कांग्रेस कैंडिडेट को 2000 समथिंग वोट मिले, 2798 वोट उनको मिले। और इस तरीके से एक छोटा सा अंतर 700 से 800 के बीच का दिखाई पड़ रहा है, जिससे लीड कर रहे हैं सुनील सोनी। और जैसी जानकारी हमको मिल रही है कि हमारे सहयोगी के साथ में प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं, तो जल्दी से हम उनको भी ज्वाइन करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि क्या वे कह रहे हैं। चलिए कुछ देर में हम उनसे जुड़ेंगे भी, लेकिन इस वक्त आपको बता दें टीवी स्क्रीन के ऊपर पहला रुझान आंकड़ों के साथ आप देख रहे हैं। ऊपर देख लें, महाराष्ट्र में एक के बाद एक रुझान तेजी से बढ़ता हुआ 100 तकरीबन 150 सीटों पर रुझान आ चुका है महाराष्ट्र में, और 100 के आंकड़े के आसपास एनडीए बढ़त करती हुई दिखाई पड़ रही है। महाविकास आघाड़ी अब तकरीबन फिर आधे पे 56 सीटों के ऊपर, यानी 50 से 60 के बीच। झारखंड में 12 पर रुझान आ गए, 28 पर एनडीए आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी, और 23 के ऊपर इंडिया जेएमएम और कांग्रेस पार्टी वाला गठबंधन वो आगे चल रहा है। मार्जिन कम है रुझानों में, लेकिन फिर भी टक्कर कांटे की ही है। और एमपी से एक अपडेट आया है मध्य प्रदेश से, जरा देखें अपडेट क्या है। बुधनी सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे हो गई है, ये शुरुआती रुझान है। बता दें आपको, रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और राजकुमार पटेल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं बुधनी सीट पर। यहां बुधनी सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे हुई है, 5600 वोट से आगे चल रहे हैं राजकुमार पटेल। ये पहले चरण के बाद है या ओवरऑल जो रुझान है, इसको भी हम स्पष्ट करेंगे। रुझानों में फिलहाल विजयपुर सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही थी, अब बुधनी में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि अगर बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर मेहनत कर रही थी। इस बार दो जो उपचुनाव हैं, दोनों जगहों पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत की, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें वो जीतने की उस पर थी, वहाँ पर वो बहुत बुरी हारी थी। तो ये जहाँ उनके अध्यक्ष हैं जो जीतू पटवारी, उनके लिए भी ये काफ़ी साख की बात है। तो ये देखना होगा, और अच्छे खासे वोटों से अगर 5600 वोट पर लीड ली है, मुझे लगता है कि अभी केवल पहला या 2 ही राउंड हुए होंगे, 18 से 19 राउंड होते हैं, तो ये एक अच्छी लीड है जी। सुनते हैं जरा छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी को। अब तोपने में लगे हुए हैं, तो कांग्रेस एक डूबती ना हो, इसलिए उनको हर जगह डर बना रहता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, उनको इस तरह की कोई स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आशीर्वाद देगी। भूपेश बघेल जी बिना काम के वापस आएंगे पार्टी करके। तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी जिन जिन चुनाव में गए हैं वो वहां से लौट कर आए हैं, जीत नहीं मिल पाई पार्टी को, और चूंकि महाराष्ट्र में उनके ऊपर भी बड़ा दारोमदार रहा है, भूपेश बघेल ने एक पूरे हिस्से में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो क्या वहां पर उनको पर्यवेक्षक बना के भी पर्यवेक्षक बनाया गया, लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? सौरभ परियार हमारे साथ में जुड़ गए। सौरभ, आपके पास आ रहे हैं अपडेट के लिए, जी बताएं जरा क्या अपडेट लेकर तैयार हैं आप? बिल्कुल, देखिए पुनीत, पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और पहले राउंड की गिनती में आकाश शर्मा 785 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, और आप देखें कि जो है 2798 वोट आकाश शर्मा को मिले हैं और भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को 3583। पहले राउंड में कुल जो वोटों की गिनती हुई है वो है 6381। तो अभी आप देखें कि कुल जो है 19 राउंड में होना है जो ये गिनती है, और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और एक एक करके जैसे जैसे बढ़त हो, ठीक है, आप नजर रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। 785 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं
सुनील सोनी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कनेक्ट कीजिएगा रिपोर्टर्स को, हमारे जो रिपोर्टर साथी वहां हैं, क्योंकि दोनों सीटों पर एक बड़ी लीड शुरुआती ही चरण में दिख रही। तो जरा बुधनी पर कनेक्ट कीजिएगा रिपोर्टर से और साथ ही साथ कनेक्ट कीजिएगा विजयपुर सीट पर। और दर्शकों को बता दें, दोनों जगहों पर कांग्रेस के कैंडिडेट शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये पहले दूसरे राउंड्स हुए होंगे, लेकिन वहां कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बुधनी सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, ये हमको रुझान मिला है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो वहां से राजकुमार पटेल साहब, ये 5600 वोटों से लीड ले रहे हैं। विजयपुर सीट पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त है। यहां दोनों जगहों पर कांग्रेस के लिए थोड़े रुझानों में अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर है। और जैसा भी रवि जी कह रहे थे कि वहां जो पार्टी प्रेसिडेंट है जीतू पटवारी, क्या उनको बड़े नेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? जब ये बहस छिड़ी हुई हो तब इस तरह के रुझान कांग्रेस को थोड़ी राहत दे रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पिछले 2 दिनों में उन्होंने मीटिंग बुलाई। पहली मीटिंग में कोई भी सीनियर नेता आया नहीं और ये खबर आई कि वो काफ़ी भावुक हो गए कि कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जहाँ उनकी इतनी साख मतलब उस पर दांव पे लगी हुई है, अगर ये 2 सीटें वहाँ पर वो जीतते हैं और जिसमें एक सीट वो जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते रहे हैं और दूसरी जहाँ पर उनकी पार्टी का एक आदमी पलट के दूसरी जगह चला गया और जो लगातार जीतता रहा, अगर ये दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती है तो एक अच्छी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जीत होगी। एक्चुअली एक रिपोर्ट कार्ड जो कहा जाता है किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का, वो इलेक्शन से डिसाइड होता है। बिल्कुल। और ये जो 2 बाई इलेक्शन है, अगर ये बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी बाईलक जीत जाती है तो फिर जाहिर तौर पर, चूंकि बाईलक हमने इसलिए कहा कि बाई इलेक्शंस का एक वैसे ही सीधा सीधा फायदा मिलता है सत्ता पक्ष को, ऊपर से डबल इंजन वाला जो आजकल फॉर्मूला चल रहा है कि देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और लगातार हम आपके विकास कार्य करके दे सकते हैं, और एक सीट पर अगर जीत भी जाए कांग्रेस तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तमाम फैक्टर्स बताए जाते हैं। इस बीच अगर आपको ये जीत मिलती है तो वाकई जनता का एक बड़ा मैसेज होगा सत्ता पक्ष के लिए। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर, क्योंकि और वहाँ पर बीजेपी ने कोई ऐसी नहीं, अच्छी खासी जीत उन्होंने वहाँ पे हासिल की थी और माना भी जा रहा है कि जो काम अभी चल रहा है, मोदी की जो गारंटी थी वो पूरी हो रही हैं, सीएम अपने नए नए काम भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन 2 सीटों पर, जो कि एक तो पक्की शिवराज के नाम की सीट थी वो, और अगर ये जीतती है तो एक कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अच्छी जीत मानी जाएगी, उनके लिए बहुत मोरल बूस्टर होगा ये, अगर ये ऐसा होता है तो। चलिए, तो ये रुझान आप देख रहे हैं, ये रुझान आप देख लीजिए। इस वक्त के बड़े रुझान महाराष्ट्र से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, हर जगह से रुझान आने शुरू हो गए हैं और बड़ी तेजी से टैली अपडेट हो रही है। 288 में से 160 सीटें महाराष्ट्र की, इन पर रुझान आ चुके हैं। तकरीबन 100 का आंकड़ा टच कर रही है एनडीए महायुति, 98 सीटों पर लीड करती दिख रही है। महाविकास आघाड़ी तकरीबन 70 सीटों के आसपास जा सकती है, ये शुरुआती रुझान है। झारखंड में भी आप देखें कुल 81 सीटें और इनमें से 60 के ऊपर तकरीबन रुझान आ चुके हैं। 59 के एग्जैक्ट रुझान दिख रहे हैं। एनडीए 29 के ऊपर और इंडिया भी 29 के ऊपर, बिल्कुल कांटे की टक्कर। ये बड़ा रोचक हो चला है। देखिए झारखंड में कितना रोचक चुनाव चल रहा है कि जो रुझान में भी एकदम मतलब बराबरी से सीटें हो रही हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। ये पुनीत ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बहुत आश्चर्यजनक, हाँ, ऐसा रुझान अंदाज लगाया जा रहा था कि अच्छा कांटे का मुकाबला होगा और ये दिख रहा है। अक्सर ऐसा होता नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में देखिए कि अब लग रहा है कि अगर रुझान ये रहे, क्योंकि 9:04 हो चुके हैं तो कई 2 राउंड तो हो ही चुके होंगे, तो ये 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है वहां पर, तो ये आगे निकल जाएगी। अब इसमें अभी भी कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा सा अभी भी अर्ली है, थोड़ा सा। अब आप यहाँ देखें झारखंड में, अब देखिए 60 हो गए, हाँ। 30 के ऊपर एनडीए और 29 के ऊपर इंडिया, और यहाँ आंकड़ा चाहिए आपको 41 का। कुल 81 सीटें हैं। आपका जो मैजिक फिगर है जीत का, वो आपको 41 सीट्स चाहिए और 41 के बहुत नजदीक बढ़ते हुए एनडीए इंडिया अब तक तो आ गए। आगे क्या होता है, अब आगे जो 20 सीटों का रुझान आएगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर वो भी ऐसी आधा आधा रहा तो ये जो एक जो दिख रहा है ना अदर में, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा वहां पे। और मैं दर्शकों को बता दूं कि झारखंड में ऐसा हो चुका है कि सिंगल मैन जो पार्टी था वो मुख्यमंत्री बन चुका है। अगर आपने मधु का नाम सुना हो, उनकी पार्टी से वो अकेले विनर थे और वो मुख्यमंत्री थे वहां के। तो ये ऐसा, मैं नहीं ये कह रहा कि ऐसा होने की स्थिति फिर से आएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन झारखंड ने ऐसा देखा है
कि केवल सिंगल मैन पार्टी थी, वो ही आदमी मुख्यमंत्री वहां का बन जाए। तो अभी जो लग रहा है, तो ये जो फिगर वाला आदमी है, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर ट्रेंड ऐसा ही रहा। जी, यूपी से हमको कुछ रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। करहल से सपा के तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त का अपडेट है। 9 सीटें हैं। फूलपुर सीट पर बीजेपी के दीपक आगे चल रहे हैं और इस वक्त शिवशरण सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं IBS24 पर। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से इस वक्त उपचुनाव में रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, यहां भी माना जा रहा है कि एक तरह से नाक का सवाल है वहां सीएम साहब के लिए भी, और जो पिछले दिनों 24 के चुनाव में, देश के चुनाव में देखा, यूपी से झटका लगा था बीजेपी को, क्या वो अब की बार कंटिन्यू रहता है या फिर डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के बाहर से लोग देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट चुनाव हुआ, जो झटका लगा, उसको उस झटके को समाप्त करने का पूरा प्रयास योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ। इवन एक सीट, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और हर सीट पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर प्रतिदिन रही है और उसकी समीक्षा करते रहे और हर सीट पर वो गए भी हैं, कई एक राउंड, चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी। और इवन उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स को और दोनों डिप्टी सीएम को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। एक सीट की निगरानी रही, क्योंकि ये नाक का सवाल है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका, कि वो 2024 में जो उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बनाई है उसको बरकरार रखने की, और जो भाजपा का जो ग्राफ गिरा है लोकसभा चुनाव में, और उसको 2022 के रूप में लाने में योगी आदित्यनाथ ने पूरी मशीनरी और पूरा संगठन, और इस बार एक खास बात ये रही है इस बाई इलेक्शन में कि राष्ट्रीय स्वयं संघ ने जो है हर सीट पर काम किया है, जो कि लोकसभा में वो न्यूट्रल में चला गया था, उसको इग्नोर भी किया गया था। लेकिन इस बार संघ के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके प्रत्याशियों के साथ, ये आपने बड़ा फैक्टर बताया सिंह साहब, ये आपने बहुत बड़ा फैक्टर बताया, क्योंकि बैकबोन है भारतीय जनता पार्टी की, जीत का आधार है संघ का एक्टिव होना। चाहे आप देख लें पश्चिम बंगाल जैसा टफ स्टेट हो, पूर्वोत्तर हो, जब तक बेस ना, हरियाणा हो, ये ताजा एग्जाम्पल्स चुनाव के हैं कि अगर संघ छिटका है, नाराज है या साथ नहीं देता नजर आता एक्टिवली, तो दिक्कत हो जाती बीजेपी को। लेकिन यहां आपने बहुत अच्छी बात बताई कि उसने बड़ी मेहनत की है, योगी साहब ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि जादू नहीं चल रहा, खत्म हो गया, ऐसे बहुत से बातें कही गई थी। लेकिन अब ये ऐसा दिख रहा है कि असरदार हो सकता है। हमारे साथ में एक और गेस्ट जुड़े हैं, परिचय करा दें। एस इब्राहिम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इब्राहिम जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBS24 पर। वहां तो बड़ी टफ फाइट है साहब, 70 रुझान आ चुके हैं, 31 के ऊपर फिलहाल एनडीए बढ़त बनाए हुए और 38 के ऊपर जो है यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन आगे दिख रहा है। आपका क्या अनुमान है? देखिए, अर्ली रुझान जो आए वो एनडीए के में थोड़ी खुशी दे रहे हैं, लेकिन ये अप डाउन होते रहता है। और मेरा जो आकलन है, जो मैंने रिपोर्टिंग की अलग अलग विधानसभा में जाकर, जी अभी भी वही है कि एज इंडी गठबंधन को है और सरकार बनाने के करीब इंडी गठबंधन नजर आ रही है। हालांकि जयराम की पार्टी कितना डैमेज करेगी और कितना डैमेज करेगी, इंडिया फोल्डर को करेगी या एनडीए फोल्डर को करेगी, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि बहुत उत्साहित होकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 60 सीटों पर अपनी जीत दिखा दी और बाकी की सीटों पर फाइट दिखा दी। हालांकि ये नंबर नहीं होने वाला है, इससे बहुत कम नंबर होने वाले हैं। और 2019 के जो चुनाव नतीजे थे, 49 सीट्स थी और उसके बाद क्या क्या परेशानियां हुई आप सब जानते हैं कि विधायकों को लेकर रायपुर जाना पड़ा, विधायकों को लेकर हैदराबाद जाना पड़ा। 5 साल तक ये खेल चलता रहा, तो उससे कुछ कम नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। ये जो आपने जो बात की है, ये टैली में रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए, आप 41 सीटें चाहिए और इंडिया इस वक्त 38 के ऊपर लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एनडीए 31 के ऊपर है, और ये ऊपर नीचे तभी से चल रहा है। हालांकि एकदम शुरुआती है और ये आंकड़े जैसा आप भी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं नजर आएंगे। एक सबसे बड़ा फैक्टर महिलाएं रही हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब डायरेक्ट खाते में पैसा डालने की तरफ ही अग्रसर दिखाई पड़ रहे हैं।
उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्या यहाँ, या सरकार पर भरोसा है मौजूदा? देखिए, जो मैया सम्मान योजना सरकार ने चलाई थी, जिसके तहत 1,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजे जा रहे थे और कहा गया कि दिसंबर से वो 2,500 हो जाएगा, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और खास करके सेकंड फेज में जो वोटिंग हुई 38 सीटों पर, खास करके फोकसिंग ऑन संथाल परगना, उधर आप देखेंगे भगवान न करे कि ये कोई साजिश हो, लेकिन यदि ये साजिश है तो ये निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। चूंकि अचानक सीसीटीवी का 45 मिनट तक बंद हो जाना ये अपने आप में एक बड़ा गहरा और गंभीर संदेह व्यक्त करता है, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर जिला प्रशासन को भी और चुनाव आयोग को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, वहां कुछ गड़बड़ियों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, इनकी डिटेल्स पे हम लेंगे। और नवीन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और नवीन, आप बताएं, आपके पास में कोई अपडेट है बुधनी सीट को लेकर के? हमारे पास में तो ये बताया गया था कि वहां कांग्रेस पार्टी को लीड दिखाई पड़ रही शुरुआती रुझानों में, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए पुनीत, बिल्कुल रुझान आने शुरू हो गए हैं। बुधनी सीट पर फिलहाल कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। राजकुमार पटेल कांग्रेस से कैंडिडेट हैं और बीजेपी से रमाकांत भार्गव कैंडिडेट हैं। लगभग 5,500 की लीड राजकुमार पटेल ने ले ली है। हालांकि बहुत बीजेपी कैंडिडेट के लिए बहुत चिंता की बात इसलिए भी नहीं है पुनीत, क्योंकि जिस जगह की ईवीएम खुली है ये राजकुमार पटेल के प्रभाव का क्षेत्र है। राजकुमार पटेल का जो गृह ग्राम है या उसको ब्लॉक जो कह सकते हैं, बख्तरा, ये उस जगह की ईवीएम्स खुली हैं, तो वहाँ पर लगभग 5,500 की लीड ली है। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। बीजेपी इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं है। ये उम्मीद पहले से ही थी पुनीत की बख्तरा शाहगंज की जब पेटियाँ खुलेंगी तो वहाँ से राजकुमार पटेल लीड लेंगे, क्योंकि ये उनका गढ़ है, इनके प्रभाव का क्षेत्र है, इनके समाज के बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। लगभग जो पूरी बुधनी विधानसभा सीट में जो लगभग 30,000 के आसपास जो किरार वोट हैं, उसका 50% से भी ज़्यादा हिस्सा किरारों का वो इस क्षेत्र में रहता है। और चूंकि राजकुमार पटेल प्रभावशाली शख्सियत हैं, उस क्षेत्र के किरार समाज के बड़े पदाधिकारी भी हैं और जमींदार परिवार से हैं, लिहाजा ये तय था कि बख्तरा शाहगंज में उनको अच्छी खासी तगड़ी लीड मिलेगी। तो ये उसी का नतीजा है, वो जो ये रिफ्लेक्शन जो है ये उसी प्रभाव का है। हालांकि अब जो पेटियां आगे की खुलेंगी वहाँ पे देखने वाली बात होगी पुनीत की वहाँ पर कितने लीड लेते हैं। हालांकि इस बीच में जो नसुल्लागंज, जिसे अब भैरुंदा कहा जाता है, ये सारे जो क्षेत्र खुलेंगे, यहाँ की जो पेटियाँ खुलेंगी, उसके बाद तय होगा कि ये वोटर्स किस तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी वोट भी काफ़ी सारे हैं। हालांकि माइनॉरिटी वोट हमेशा से पिछले 20 सालों से जब से हम देख रहे हैं शिवराज जी को, चलिए तो ये हम कह सकते हैं नवीन के जो रुझान है वो चूंकि राजकुमार के अपने ही क्षेत्र का है और इस वजह से उनके क्षेत्र की ईवीएम खुलने की वजह से ये उनके पक्ष में जा नहीं था, जो दिखाई पड़ रहा है। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे सहयोगी स्टार जैन ने बातचीत की कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी से, वो सुनवा रहे हैं आप। देख सर का ठीक है ना। अरे यार क्या महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रायपुर में हम मौजूद हैं और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो झारखंड भी लगातार प्रवास पर गए थे, चुनाव में प्रचार में गए थे। झारखंड की बात करें तो क्या स्थिति दिख रही है सर वहाँ पर? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर जीती है। जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट लगातार भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को देश में दिया है। और जब हम अभी स्टेट इलेक्शंस की भी बात करते हैं तो हरियाणा में 10 साल सरकार रहने के बाद सामान्यतः आजकल एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रो इनकम्बेंसी साफ तौर पर दिखाई देता है। वो हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को। और झारखंड की जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर भूपेश बघेल की तर्ज पर ही अनेक तरह के माफिया राज चल रहे थे। शराब में लूट का जो मॉडल भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में ईजाद किया था, उसी को, सेम मॉडल को रेप्लिकेट किया गया था झारखंड में। ये सारी बातें, युवाओं के साथ वहाँ बहुत अन्याय हुआ था, माताओं बहनों के साथ बहुत अन्याय किया गया था,
ठगने का काम किया गया था, झारखंड को लूटने का काम किया गया था, घुसपैठियों को झारखंड में लाकर बसाने का अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये दुष्प्रयास किया गया था। ये सारी बातों को झारखंड की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी और मुझे पूरा भरोसा है अभी शुरुआती रुझान भी पोस्टल बैलेट के आधार पर आने प्रारंभ हो गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बम्पर लीड की ओर मोदी जी के लीडरशिप में सभी के सामूहिक मेहनत से आगे बढ़ रही है और इस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन ढलते ढलते दोपहर के समाप्त होते होते स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। और मोदी जी के हमने ये भी निवेदन किया था कि मोदी जी के हाथ को मजबूत करे झारखंड की जनता, झारखंड में सरकार बनाकर भी, तो आज ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुद्दे क्या हावी रहे वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख जिन पे चुनाव लड़ा गया है पूरा? सबसे पहला तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जेएमएम और कांग्रेस ने डेमोग्राफी को चेंज करने का दुष्प्रयास किया, घुसपैठियों को बसाने का प्रयास किया, माताओं बहनों, वहाँ के आदिवासी माताओं बहनों, हिंदू माताओं बहनों के साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी स्थितियाँ वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको परिस्थितियाँ देखने को मिल जाएंगी। उससे झारखंड की जनता बहुत त्रस्त थी। दूसरी ओर माफिया राज चला करके, चाहे कोयला हो, चाहे शराब हो, चाहे रेत हो, सब जगह माफिया राज चलाकर झारखंड को लूटने का दुष्प्रयास किया गया। वो आलमगीर आलम जैसे लोग रहे जिसने 3000 करोड़ का ठेका घोटाला किया, 35 करोड़ का कैश जब्त किया गया। पहले औरंगजेब ने देश को लूटा था, अब आलमगीर जैसे लोग झारखंड को लूटेंगे तो देश की जनता, झारखंड की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी। झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर भी देश की नज़र है, वहाँ क्या देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है। जब कोई भी डेमोक्रेसी में, आज की डेमोक्रेसी में जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता पर काबिज रहती है तो थोड़ा अलग अलग प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन महाराष्ट्र में उसके बाद भी मैं पूर्णतः विश्वास के साथ मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े बहुत सत्ता पक्ष से नाराजगी कई बार होती है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप वाले गठबंधन के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रायपुर में भी यदि बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर भी क्योंकि दक्षिण विधानसभा ऐसा है जो 35 साल से बीजेपी की सीट रही हुई है, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी, दावा कर रही कांग्रेस की वो इस बार जीतेगी, तो यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं आप? विष्णु का सुशासन छत्तीसगढ़ में जनता पूरी तरह स्वीकार कर रही है। कांग्रेस का जो माफिया राज था, एक्सटॉर्शन था, जबरन किसी को कोई काम नहीं करने दिया जाता था, सबको प्रताड़ित करके रखा जाता था, भय और आतंक का माहौल जो भूपेश बघेल ने बना कर रखा था, छत्तीसगढ़ महतारी को लूटकर गांधी परिवार के जेब में पैसा भरने का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया था। इन सब परिस्थितियों से विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल रही है और इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता भली भांति समझती है और बृजमोहन जी को भी लगातार आशीर्वाद देते आए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विष्णुदेव साय जी के स्टेट के लीडर। चलिए, हमारे साथ में एक और गेस्ट जुड़ गए हैं। विकास वैद्य साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े। और देखें आप, इस वक्त महाराष्ट्र में हमारी टैली में बहुत बड़ा उलटफेर दिखाई पड़ रहा है। तकरीबन नेक टू नेक फाइट दिख रही। 251 रुझानों में 126 पर महायुति और 125 पर महाविकास आघाड़ी, ये ट्रेंड हमको दिखाई पड़ रहा है। और बाकी जगहों के ऊपर हम जो देख रहे हैं वहां उसमें एक बड़ा फर्क दिख रहा है। हमारे साथ में वैद्य साहब जुड़ गए। विकास जी, सबसे बड़ी बात यह कि कौन सा फैक्टर काम कर रहा है और परिवार का कौन सा हिस्सा लोगों के बीच में ज्यादा पकड़ रखता, लोकप्रिय है, क्योंकि पार्टियां 2 बटकर 4 बन गए, 4 अलग अलग धड़े हो गए। क्या आप पाते हैं अब की बार सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर महाराष्ट्र का क्या है जो लोगों ने डिसाइड किया? नहीं, देखिए, इसमें यह हो गया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग महाविकास आघाड़ी में था, जिसको हम महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वो शामिल है उसमें, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग था वो अंडरस्टैंडिंग इस बार मिसिंग था विधानसभा चुनाव में। और इस विधानसभा चुनाव में महायुति ने क्या किया था कि कम से कम 30,000 लोग बाहर के स्टेट के लिए इनको राज्य में लाया गया था और ये अलग अलग नैरेटिव इसमें सेट कर रहे थे। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र में इस बार लाडली बहन योजना जो है, इसका असर होता दिखाई दे रहा है,
इस बार कम से कम 7 से 10% वोट जो है ये महिलाओं के बड़े हैं। जनरली ऐसा होता है कि महिलाएं रजिस्ट्रेशन बड़ी उत्साह से करती है, लेकिन जहाँ पे मतदान करने की बात आती है वहां पे महिलाएं पीछे पड़ जाती है। लेकिन इस बार जो है, इस बार महिलाओं का मतदान जो है वो काफी मात्रा में बड़ा है। इसका जो क्रेडिट है वो लाडली बहन योजना को दिया जाता है। और दूसरा, अगर एक और इम्पोर्टेंट मैं जो बात कहनी चाहिए वो आरएसएस का जो सब ये था पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन लोकसभा चुनाव में लगभग नहीं के बराबर था। इस बार विधानसभा चुनाव में वो सारे माइक्रो प्लानिंग में आरएसएस के सारे घटक पक्ष जो 35 संगठनाएं हैं वो बड़े उत्साह से इसमें मजबूती से शामिल थे। तो ये जो महायुति की एक ये थी। और दूसरा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और एक मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सीट शेयरिंग किया जाए और उम्मीदवार चुने गए, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे अर्जुनी मुरगांव करके मतदान संघ है, तो अर्जुनी मुरगांव में ऐसा हुआ था कि अजीत पवार ग्रुप जो है, जो भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने वो सीट मांगी थी कि वहां पे भाजपा का उम्मीदवार ये बहुत फॉर्मिडेबल था। तो उम्मीदवार अगर अच्छा चाहिए तो भाजपा के उम्मीदवार को अजीत पवार गुट में प्रवेश करके उसको अजीत पवार गुट की टिकट दी। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है, ये स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से काम करेगी। और अभी तो के पहले रुझान है, जैसे अपन ने हरियाणा में देखा था कि शुरुआत में कांग्रेस आगे में थी और फिर आपने देखा, तो मुझे लगता है कि महायुति को इसका फायदा हो सकता है। तो ये सारे जो इस तरह के पैतरे भाजपा ने डाले थे, तो उसका बहुत बड़ा फायदा ये महायुति को होता दिखाई दे रहा है। जैसा आप अभी बता रहे हैं, इसको हमने भी सर डिस्कस किया था रवि जी, कुछ देर पहले हमने बात की शुरुआती यहाँ से की थी कि ये टेस्टेड फॉर्मूला रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और ये डायरेक्ट बेनिफिट अब हर पार्टी के लिए एक तरह से चुनाव में कंपलसरी होता जा रहा है। कुछ देर के लिए जरा झारखंड चलेंगे। एस इब्राहिम साहब हैं, जो महिलाओं के निकलकर वोट करने की बात महाराष्ट्र में एक चेंजिंग फैक्टर या एक हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट रहा चुनाव में, क्या ये झारखंड में काम कर सकता है? क्योंकि एक तरफ रोटी बेटी माटी इस बात को लेकर के चुनाव में गई जेएमएम और कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर जेएमएम, दूसरा धोखे वाला एंगल चला, तीसरा विक्टिम कार्ड वाला एंगल चला, आदिवासियों के हक की बात तो चलती ही रही झारखंड में, लेकिन अब की बार क्या ये महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ये काम कर सकता है झारखंड में भी? देखिए पुनीत जी, अभी आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके रिपोर्टर कृषि मंत्री से 1-to-1 कर रहे थे, तो उन्होंने मुद्दे बताए कि किन मुद्दों को लेकर झारखंड में चुनाव में वो गए। वो तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाएगा और वो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला था या फिर भ्रष्टाचार का मामला था। और जो आपका सवाल है, जो सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई मैया सम्मान योजना, मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, हेमंत सरकार की संजीवनी की तरह इसने काम किया है। और महिलाओं ने जिस तरह से बढ़-चढ़ में वोटिंग की, संताल परगना में 74% वोटिंग हुई है और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि जो सरकार ने मैया सम्मान योजना चलाई थी और उसको लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी जो गार्डन से खुद विधायक भी और कंटेस्ट कर रही है, उन्होंने मैया सम्मान यात्रा निकाली थी और तमाम प्रखंडों में वो पहुंची थी और महिलाओं से रूबरू हुई थी। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता नजर आ रहा है कि इसका बेनिफिट जो है बाय डिफॉल्ट इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो दीदी योजना भाजपा ने लाई थी, लेकिन वो दीदी योजना का लाभ मिलेगा और मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। ये बात महाराष्ट्र में भी हमने देखी है। आपने अगर देखा हो तो जो अभी रवि जी भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ऑलरेडी लोगों के पास 7-7.5 हजार महिलाओं के खाते में आ गया, क्योंकि सरकार में वहां भारतीय जनता पार्टी है, महायुति है, तो उसको इस बात का एज मिलता दिखाई पड़ रहा है। एक चीज चंपई सोरेन साहब खुद भी आगे चल रहे हैं, क्या उनका ये जो कहना था कि साहब मेरे साथ धोखा हुआ, ये काम नहीं कर रहा? इस सवाल की तरफ मैं आपका जवाब चाहूंगा। एक अपडेट दे दूं दर्शकों को, विजयपुर सीट के ऊपर बीजेपी आगे हो गई है। बीजेपी के रामनिवास रावत 2475 वोटों से लीड लेते दिख रहे हैं। ये पहले कांग्रेस में रहे, पूर्व मंत्री रहे, 6 बार के विधायक रहे, अब पाला बदल के बीजेपी के पास में है, इसी वजह से सीट खाली हुई है और इस सीट पर बीजेपी लीड ले रही है। रामनिवास रावत साहब आगे चल रहे हैं, 2475 वोटों से वे आगे हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे थी, लेकिन अब पलट गया मामला।
बुधनी सीट पर कांग्रेस अभी भी आगे चल रही है। राजकुमार पटेल साहब यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। विजयपुर में कांग्रेस पार्टी की लीड जो थी वो पलट गई है और अब बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं। जी मैं लौटूंगा एस इब्राहिम साहब आपके पास। चंपई सोरेन जी की बाइट हमने सुनवाई। रायपुर दक्षिण का और रुझान दिखा दें। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं और देखिए मार्जिन को लेकर के 1425 वोटों से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। मार्जिन थोड़ा सा कम ही है और टफ फाइट देखी गई। सुनील सोनी को 4000 से कुछ अधिक तकरीबन 5000 वोट मिले। आकाश शर्मा को आप देखें, ये दोनों के वोट हम अलग अलग दिखा रहे हैं। एक बार और देख ले, रायपुर दक्षिण से बीजेपी लीड कर रही है, आगे चल रही है और रुझान है, शुरुआती राउंड्स में बीजेपी के कैंडिडेट सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। जी एस इब्राहिम साहब, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक तो जो सत्तासीन दल है वो महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देकर इसका लाभ ले रहा है। महाराष्ट्र में भी ये दिख रहा है और झारखंड में भी दिख रहा है। महिलाएं इसको लेकर उत्साहित हुई हैं, वोट देने कम से कम आगे आई हैं, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन चंपई सोरेन जी भी वहां पर क्या कोई फैक्टर बनकर उभर पाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ इसका इंसाफ वहां की जनता करेगी। देखिए, बीजेपी ने शामिल कराया चंपई सोरेन को और इरादा था कि चंपई के जरिए कोल्हान को साथ रहा, लेकिन बीजेपी जिस इरादे के साथ चंपई सोरेन को अपने पाले में लेकर आई वो इरादा पूरा होता नजर नहीं आया। बहुत बड़ा फैक्टर चंपई सोरेन का नहीं हुआ। पुनीत जी, मैं पूरी गंभीरता के साथ आपको एक अपडेट दे दूं कि सरायकेला सीट जिससे चंपई सोरेन कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें हार जीत के बाद भी कोई बड़ी खबर आ सकती है, इसके संकेत मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत दिनों से चल रहा है और वहां पर कुछ भी हो सकता है हार जीत के बाद भी, लेकिन कोल्हान में वो प्रभाव नहीं डाल पाए चंपई सोरेन जिसकी बीजेपी को उम्मीद थी। इसलिए आप देखिएगा डाउन द लाइन जब प्रचार पूरे शबाब पर बढ़ा तो चंपई सोरेन कहीं ना कहीं बड़े मंच से गायब होते नजर आए। गायब कर दिए गए या गायब हो गए, क्योंकि बीजेपी ने यह भाव किया कि कोल्हान के लिए जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी कोल्हान की सीटों पर बढ़त बनाएंगे, वो होता नजर नहीं आया। इसलिए पुराने अपने जो नेता, पुराने अपने चेहरे, अर्जुन मुंडा है, गीता कोड़ा है, इन लोगों को आगे का चुनाव प्रचार में बीजेपी आगे बढ़ रही है और चंपई सोरेन को फिलहाल लीड मिल रही है। लेकिन अभी जो इलाका है, जो उनके इलाके के अभी ईवीएम खुल रहे हैं, उनके फ्लॉट क्षेत्र का ईवीएम खुला है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए चंपई सोरेन जी को लेकर आपने जो संकेत दिया, वैसे ही कुछ सांकेतिक पोस्टर महाराष्ट्र में भी लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो है अजीत दादा पवार जो है, जो उनको इसी नाम से पुकारा जाता है उस इलाके में, उनको भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लग गए, ऑप्शंस खुले हुए हैं। इस तरह के संकेत वहां के जानकार भी बताते रहे रवि जी, और हम इसकी चर्चा मॉर्निंग से शुरुआत से कर ही रहे हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात झारखंड की और दिखाई पड़ रही है, वो है कि क्या वहां के पूर्व सीएम साहब का जेल वाला एक लंबा एपिसोड बीजेपी को भारी पड़ गया। देखिए, जो हेमंत सोरेन जेल गए और कल्पना सोरेन की एंट्री हुई और कल्पना सोरेन की एंट्री होने के बाद एक जो जेएमएम की तरफ जो लोगों का, आम लोगों का भी जो उनका वोट बैंक वोट उनके साथ ही था, एक इमोशन फैक्टर काम किया कि सिटिंग सीएम को आपने जेल भेज दिया। इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि सिटिंग सीएम को आप सत्ता से नहीं हटा पाए, हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त नहीं कर पाई, आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया गया। तो फिर क्या किया गया कि सीएम को जेल भेज दिया गया, फिर इमोशनल कार्ड खेला गया। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन की जो एंट्री हुई पुनीत जी, ये कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए और इंडी गठबंधन के लिए संजीवनी साबित हुई है। कल्पना सोरेन लगातार यात्राएं करती रही, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों उन्होंने सभाएं की है और जनता उनसे कनेक्ट कर पाई है। खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से कनेक्ट किया है कल्पना सोरेन ने, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। कल्पना सोरेन एक बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े चेहरे की तरह उभर कर सामने आई है। हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उन्होंने पूरे तमाम विपक्ष को एकजुट कर रांची में एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया था। उसके बाद जेल से निकलने के बाद जिस तरह से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई है, 200 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की है और अलग अलग विधानसभा में पहुंची है। लोग कनेक्ट किए हैं उनको, चाहे वो मंच से हो या सड़कों पर यात्राएं उन्होंने की है, सोशल साइट्स पर बहुत एक्टिव है और जो कमेंट्स आते हैं और जिस तरह से शेयर उनको मिलता है। ठीक कह रहे हैं आप, इसका इम्पैक्ट टैली पर दिख रहा है। अभी बस एक टैली का अपडेट है, 74 के ऊपर अब हमारे पास में रुझान आ चुके हैं झारखंड में, 38 के ऊपर। बता दें, याद दिला दें, 41 का आंकड़ा यहां चाहिए होगा जो सरकार बनाएगा और उसको टच करता हुआ इंडिया गठबंधन मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और सहयोगी, ये यहां 38 के ऊपर फिलहाल लीड लिए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी रवि जी। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महिलाओं का फैक्टर है, चाहे वो महिलाओं के वोट हो या कल्पना सोरेन हो झारखंड
झारखंड में। लेकिन महाराष्ट्र में मैं विकास वैद्य जी से जानना चाहूंगा। देखिए विकास जी, जो एमवीए की जो टैली आ रही है उसको अगर अंदर देखें तो सबसे आगे जो चल रही है वो शरद पवार की एनसीपी चल रही है। तो क्या अजीत पवार, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एनसीपी एमवीए में नंबर 1 पार्टी बनती है और अगर जो अजीत पवार हैं वो वहां से वापस उधर लुढ़क सकते हैं अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दें शरद पवार? क्या ऐसी संभावना है? क्योंकि वहां पर उनके होर्डिंग लगे हुए हैं उनके मुख्यमंत्री, उनका हमेशा मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना है। तो क्या ऐसा हो सकता है विकास जी? देखिए, राजनीति में अगर आपने महाराष्ट्र में अभी पिछले साल में देखा होगा कि किसी ने सोचा नहीं था कि उद्धव ठाकरे गुट में स्प्लिट होगा या शरद पवार गुट जो एक बहुत तगड़ा गुट माना जाता है वहां से अजीत पवार जो उनके खुद के भतीजे हैं वो आगे होंगे, वो निकल जाएंगे और बीजेपी से जुड़ जाएंगे। और बीजेपी में आपने देखा होगा कि संघ और बाकी सारी संगठनाओं ने जिस तरह से अजीत पवार गुट जोड़ने का जो बहुत प्रखर टीका उनके ऊपर की गई है और कई सभाओं में से अजीत पवार गुट के जो उम्मीदवार थे उनसे बीजेपी बहुत दूर रही। तो ये एक तरीके का एक सफोकेशन अजीत पवार गुट जो है वो महसूस कर रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, सिर्फ इतना ही है कि जहां पे जोड़ तोड़ या संख्या का जो विषय आएगा, जहां सत्ता स्थापन करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह से एकदम से अजीत पवार गुट शरद पवार गुट को जुड़ के वहां पे सत्ता स्थापन करने का। बट जिस तरह की राजनीति के मोड़ एक रुझान, बस मैं एक रुझान में दर्शकों को दे दूं, फिर इस पर सवाल भी पूछेंगे विकास वैद्य जी। इस वक्त आप देखें 145 का आंकड़ा चाहिए होगा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए और इस वक्त हमारे पास में 245 के रुझान आए और एनडीए ने 155 उसे टच किया थोड़ी देर पहले और अब 155 सीटों पर लीड दिखाई पड़ रही। सरकार मतलब सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है वहां जी, तो वहां पर महायुति सरकार बनाने की स्थिति में रुझानों में कम से कम दिख रही। बृजमोहन जी सांसद हैं, दिल्ली से पैसा लाएंगे, हम राज्य का पैसा लाएंगे, लोगों को लाभ मिलेगा इसका। तो बिल्कुल जैसा कि ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी जिन्होंने जीत का दावा किया है और उन्होंने फिर से हम चाहेंगे कि एक बार और दोबारा से आप इसे सुनवाइएगा दर्शकों को कि सुनील सोनी ने क्या कहा है। दरअसल रायपुर दक्षिण इकलौती सीट है छत्तीसगढ़ की जिस पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट सुनील सोनी ये लीड लेते दिख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं और ये कह रहे हैं कि जीतेंगे वो जरूर। ये जिक्र वो अपने कैंपेन में भी करते रहे कि राज्य से पैसा लाएगी साय सरकार, केंद्र से मोदी सरकार का पैसा मिलेगा और यहाँ भरपूर डेवलपमेंट होने वाला है। चलिए वापस लौटे हैं महाराष्ट्र की तरफ और महाराष्ट्र में जैसा भी रवि जी कह रहे थे कि अगर आप पार्टियों के सारे आंकड़े देखें, पार्टी वाइज आंकड़े देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़े फिगर की तरफ है, फिर इसके बाद शिवसेना ये दिखाई पड़ रही है, लेकिन एनसीपी शिंदे वाली और यहां जो सबके नजरें हैं कि क्या पवार दादा के साथ में, उनके परिवार के साथ में होता है, उनके पोस्टर्स के साथ में होता है। एक बड़ा फैक्टर जो वहां काम कर रहा था जिस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी, मराठी मानुस का मुद्दा, मराठाओं के सेंटिमेंट्स का मुद्दा, विदर्भ के किसके साथ में जाने का मुद्दा, क्या वो वहां सत्ता पक्ष को, महायुति को कोई दिक्कत दे सकता है? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे वैद्य साहब। एक सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता का जो मार्ग है हाँ। वो विदर्भ से जाता है और विदर्भ में सबसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट है, लेकिन विदर्भ में कम से कम 62 सीट है। और अभी तक की अगर हिस्ट्री अपन देखिए 95 में जो भाजपा और शिवसेना की युति की सरकार स्थापन हुई थी उस वक्त भाजपा को यहाँ से सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त भी 44 सीट, 62 में से 44 सीट जो है वो बीजेपी को मिली थी। लेकिन लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2019 में शुरुआत में बीजेपी सरकार बना नहीं पाई, इसकी वजह फिर से विदर्भ रहा क्योंकि विदर्भ में भाजपा को बहुत बड़ा झटका पड़ा, उनको 29 सीटें मिल पाई। तो थोड़ा सा विदर्भ में जो आप बोले मराठी मानुस और ये जो है इस बार मुझे लगता है कि बहुत सारे इश्यूज या फैक्टर्स ऐसे काम नहीं कर गए। जैसे मैंने जब क्या होता है लोगों के दिलों के जो मुद्दे होते हैं, जैसे हम लोगों को इसका अंदाजा नहीं आ सकता,
लेकिन 1,500 रुपए अगर किसी महिला को मिल रहा है, जिन लोगों का 80% लोगों का बजट जो है 5,000, 7,000, 8,000 रहता है महीने का, उसमें 1,500 की अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो ये जो मुद्दे हैं और जिस तरीके का महायुति का एक बहुत परिणामकारक कैंपेनिंग यहाँ पे बढ़ा, मराठा फैक्टर जो आपने बोला था, मराठा फैक्टर इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि जरांगे जी का जो आंदोलन चला, हाँ जी, उसको काफी प्रतिसाद मिला लोगों से। सिर्फ इसमें समय पे उन्होंने जो पीछे हट गए, वो कि उन्होंने पहले बोला था कि मैं इतनी सीट लड़ाऊंगा, तो जो पीछे हट गए उसका एक बहुत बड़ा परिणाम मराठा समुदाय में उसका एक मैसेज गया, और मराठा समुदाय के ऐसे मैसेज गए कि हम लोग महायुति को मतदान करेंगे, कि जिस तरह से जरांगे ने हमें धोखा दिया है जी। जाहिर है कि मतलब कुल जमा मॉरल ऑफ द स्टोरी अब तक की यही निकल रही है रवि जी, कि यहां पर महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो। सरकारें एज लेती दिखाई पड़ गई, जैसे ही चुनाव थोड़े बहुत आगे पीछे होते रहे चर्चाओं के बीच में, तभी से डायरेक्ट बेनिफिट शुरू कर दिया। झारखंड में भी इसका असर पॉजिटिव दिखा, जो सत्ता में बैठी जेएमएम थी उसको उसका लाभ दिख रहा है, और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा महायुति के पक्ष में। अभी कुछ देर पहले जी हाँ, लेकिन देखिए जब हमने महाराष्ट्र झारखंड की बात की, एक यूपी भी बहुत बड़ा फैक्टर, और सिंह साहब हमारे पास वहां से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो वहां पे क्या फैक्टर है? अखिलेश फैक्टर है कि योगी आदित्यनाथ फैक्टर हैं? हालांकि केवल 9 ही सीट हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो सिंह साहब से जानना चाहूंगा कि चलिए यहां समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में महिला और मराठा, और झारखंड में सोरेन और महिला और आदिवासी वो फैक्टर है। यूपी में क्या बनाएगा फैक्टर और क्या स्थिति है इस समय, सिंह साहब से जानना चाहेंगे। देखिए, यूपी में जो बीच में गैपिंग 2024 की आई कि योगी का जादू नहीं दिखा, वो मुख्य कारण जो आया वो सीटों के का था कि टिकटों का वितरण उनके हिसाब से नहीं किया गया था। इस बार सारे टिकट जो है बाई इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जी के ही रिकमेंडेशन पर दिए गए हैं। और पिछले चुनाव में हमने पहले भी कहा कि आरएसएस की बात थी, आरएसएस के लोग न्यूट्रल थे। इस बार आरएसएस ने और पार्टी ने पूरे दमखम के साथ जोर लगाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले आज बुलडोजर पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, लेकिन वो योगी जी का जो एक सख्त शासन चलाने की जो उनकी एक मैसेज है, महिलाओं में है या पुरुषों में है या गांव में है या शहर में है, वो कानून व्यवस्था को लेकर के है। वो उसका प्रमुख कारण ये है कि वो अभी बरकरार है, उसमें कोई गिरावट नहीं आ रही है उनके कानून के राज को चलाने में। तो मुख्य बात यही है कि लोगों ने भले वो उस समय वो रहा, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा हुआ, जो आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो एक अभियान चलाया और उसको अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे थे, वो जादू इस बार इस बाई इलेक्शन में वो आरक्षण का मुद्दा भी नहीं चला पा रहे हैं। वो एक और फैक्टर पर मैं आपसे बात करूंगा, बस आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। यहां पर आप देखें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नीचे टैली है, अब सारे के सारे 81 की 81 सीटों पर झारखंड में रुझान आ चुके हैं और 42 के ऊपर एनडीए लीड कर रही है। वहां देखिए आंकड़ा जो होता है 41 सीट्स का, इसको भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने पार कर लिया है, और इसके बहुत ही करीब 38 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दिख रही है। हालांकि ये रुझान है, ये पलट सकते हैं, ये बदल सकते हैं, इसकी पूरी गुंजाइश है और इसके पूरे आसार हैं। रायपुर दक्षिण सीट के ऊपर सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, सुप्रिया हमारी सहयोगी ने उनसे बातचीत की, हम आपको पूरा दिखाते हैं क्या वे कह रहे हैं, क्या दावा है उनका, सुनिए जरा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी मौजूद हैं। सर, चुनाव परिणाम को लेकर के क्या देखते हैं, क्योंकि रुझान तो आपके पक्ष में ही जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और जो कहा है हमने कि तेजी के साथ में विकास करेंगे, बृजमोहन जी हम मिलकर केंद्र की मोदी जी की योजना, राज्य में विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी हर आदमी तक के पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, परिश्रम की पराकाष्ठा किया, जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके विश्वास को हम भंग नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सुबह से ही पूजा पाठ का दौर भी जारी था। पंडित जी ने कहा है कि आपके पक्ष में ही नतीजे आएंगे। उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि पूजा में इतनी ताकत होती है कि आपके पक्ष में ही जो है नतीजे आएंगे। देखिए,
अपने देश की संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म, सनातन ये मुख्य आधार हैं और इसी के आधार पे हम जीवन शैली को अपन ढालते हैं। और पूजा पद्धति जो है ये हमारे विरासत में मिला है और हम करते हैं। हमको गर्व है कि हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, क्या कहेंगे उन्हें? चुनाव है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि आप इस सीट पर जीत जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मैंने कहा ना, विकास। मुख्य आधार वही है हमारा, विकास। बृजमोहन जी सांसद हैं, दिल्ली से पैसा लाएंगे, हम राज्य का पैसा लाएंगे, लोगों को लाभ मिलेगा इसका। तो बिल्कुल, जैसा कि ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी, जिन्होंने जीत का दावा किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर वे विधानसभा सीट से, दक्षिण विधानसभा सीट से अगर वे जीत जाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता विकास होगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो विकास का दावा है और करना भी चाहिए, लेकिन क्या यहां परिवर्तन का दावा सच हुआ, ये एक बात है। उत्तर प्रदेश भी आपको फिर लिए चलेंगे, वहां पर क्या सरकार ने और खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चुस्त प्रशासन, चुस्त लॉ एंड ऑर्डर वाली जो इमेज क्रिएट की थी और इसके बाद झटका लगा 24 के आम चुनाव में, क्या वो उससे पूरी तरह उबर पाए हैं? अगर उबर पाए तो क्या बड़े फैक्टर हैं? सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट या धर्म को लेकर, सनातन को लेकर जो चर्चाएं चलती रही हैं, जिसके बेस में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते हैं, वो रहा है, या फिर जातिवाद को लेकर, कास्ट फैक्टर को लेकर सपा के हमलों का असर हुआ? सब पर बात होगी। तो किसकी सरकारें बन रही है महाराष्ट्र में और झारखंड में, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और आप देखें, अब सब सीटों के ऊपर रुझान महाराष्ट्र में भी आ चुके हैं, झारखंड में भी आ चुके हैं। और जो मैजिक फिगर्स हम जिनको कहते हैं, 41 सीटों के ऊपर झारखंड में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी आगे निकल चुके हैं। ऑलरेडी 43 सीटों के ऊपर लीड लेते दिखाई पड़ रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी वाला इंडी गठबंधन फिलहाल 36 सीटों के ऊपर लीड लेता दिख रहा है। रायपुर दक्षिण में बीजेपी आगे चल रही है, यानी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सुनील सोनी, वो लीड लेते दिख रहे हैं और अब 5331 वोटों से सुनील सोनी आगे हो गए। शुरुआती बढ़त जो थी वो अब लीड थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5331 वोटों से बीजेपी लीड ले रही है, यानी यहां से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखें ऊपर महाराष्ट्र को लेकर के अपडेट लगातार टैली में हो रहा है और सभी सीटों के ऊपर रुझान आ चुके हैं और 180 के ऊपर एनडीए बढ़त लेती दिख रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी 102 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। अन्य सीटों के ऊपर 6 लीड लेते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देखें बीजेपी की लीड 9 सीटों में से, जानकारी के मुताबिक तकरीबन 7 सीटों के ऊपर बीजेपी फिलहाल वहां पर लीड लेती हुई दिखाई पड़ रही है, जो इस वक्त का रुझान बताया जा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी उनकी चुनावी प्लानिंग काम कर रही है। जैसा अभी हम देख रहे थे, हमको बताया जा रहा था कि संघ को एक्टिव किया है, संघ को एक्टिव करके चुनाव मैदान में उतारा, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मिलता है दिख रहा है। इसके अलावा हर एक राज्य के अपने सेंटिमेंट्स के साथ बीजेपी का अब ये कामयाबी का एक टेस्टेड फॉर्मूला मान सकते हैं, जब महिलाओं को लेकर डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम काम कर रही है। यह नजर आ हमारे साथ में इस वक्त 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं। एस इब्राहिम साहब हैं और शिव शरण सिंह साहब हैं लखनऊ से हमारे साथ। सिंह साहब के पास चलेंगे। सिंह साहब, जैसा आपने कुछ फैक्टर्स का जिक्र किया, लेकिन अभी आप देखें कि वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो एक बड़ी खबर है जी, देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत आश्चर्य की बात होगी। ये अभी शुरुआती ट्रेंड है, कहां की खुली, लेकिन इस समय ये खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं, ये अपडेट है। वापस आपको सिंह साहब के पास में चलेंगे। सिंह साहब, अभी आपने सुशासन का जिक्र किया, चुस्त प्रशासन का जिक्र किया, बुलडोजर वाला एक्शन बड़ा उसमें फेमस था। चुनाव पर तो उसका असर नहीं आया होगा जो भी फैसला हुआ, लेकिन क्या ऐसा एक सेंटिमेंट आपने देखा इस उपचुनाव में जो हम कह सकते हैं सीटों पर कॉमन रहा है? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था 24 के नतीजों के बाद योगी जी और उनके प्रबंधन पर। यह भी कहा गया कि उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ गई, यह भी कहा गया कि उनका बढ़ता कद पार्टी में यह कुछ लोगों को खटका है, बड़े नेताओं को खटका है। 24 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के उस पे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बीजेपी का मेन
देखिए, जो आरक्षण के नाम पर जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट उनका जो गया वोट उधर डाइवर्ट हुआ, जो भाजपा से अलग हुआ, लेकिन उसके साथ में भाजपा का जो मूल वोट क्षत्रिय जो ठाकुर वोट कहलाता है, जो राजस्थान की घटना के बाद जो गुजरात में घटना क्षत्रियों की हुई और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से सहारनपुर में जब क्षत्रियों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें क्षत्रियों ने एक आवाज उठाई कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा रहा है, उनके हिसाब से टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री जो वहां गुजरात से थे, उनके बयान के बाद जो क्षत्रियों की नाराजगी उत्तर प्रदेश के उस माहौल शुरू हुआ राजस्थान से, तो वो बहुत सी सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर जो है क्षत्रियों ने अपनी नाराजगी में कुछ प्रतिशत उनका वो भाजपा से चिटक करके वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ सीधे गया, खुली बगावत किया। एक बड़ा वो फैक्टर था, लेकिन वो इस बार वो चीज नहीं है। इस बार सभी छात्र जितने भी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या बैकवर्ड, उनमें आ जाइए तो इनमें बहुत ज्यादा काम किया है। इस बार इस 9 उपचुनाव सीट में सारे टिकट बैकवर्ड्स और शेड्यूल कास्ट को ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, जो उनका जो पीडीए का मुख है जिसको लेके वो चल रहे हैं, उसी को लेके कांग्रेस भी चलती है। कांग्रेस भले चुनाव इसमें पूरा सपोर्ट इनको किए है समाजवादी पार्टी को, तो उसमें भी उसको पीडीए की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम सीटों पर उम्मीदवार जो है वो पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के और एससी उतारे हैं। नहीं, शिव शरण सिंह, इसी से एक बात ये निकलती है कि जो आपने कहा कि लोकसभा चुनावों में जाति जनगणना की बात जो कही, उसका असर हुआ यूपी में भी और कई जगह पे। उसके काट में जो योगी आदित्यनाथ लेके आए कि बटोगे तो कटोगे, और न केवल यूपी में बल्कि महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी वो स्टार प्रचारक थे, तो उन्होंने एक जो नारा निकाला बटोगे तो कटोगे, जिसको कि थोड़ा सौम्य तरीके से मोदी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ये काट लेके आए वो काफी असर करी है यूपी में भी और महाराष्ट्र में भी और बिहार में, झारखंड में भी? सॉरी, बिल्कुल उसका प्रभाव बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी दिख रहा है, और जो आपस में निचले स्तर पे लोग चर्चा भी करते हैं और वो आपस में ये बात आ रही है, भले वो कही जा रही है, उस कांग्रेस दौर की बात कही जा रही है कि कांग्रेस में के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था कि सीधे किसी एक वर्ग को विभाजित करने की बात की जाए, लेकिन लोगों के मन में, लोगों के दिल में ये बात आ रही। उनको इस नारे ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में कैसे होता है, या कांग्रेस के शासन काल में अल्पसंख्यकों के नाम पर कैसे शासन चलाया गया। तो उसकी चर्चा जब मूल में आती है और सनातन उसमें लिया गया है। मुख्य रूप से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे सनातन को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। और हम देख रहे हैं कि साधु संतों को भी एक्टिव किया गया है, एकता यात्राएं निकाली जा रही हैं, बागेश्वर महाराज यहाँ पे निकाल रहे हैं। इब्राहिम जी, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा कम समय है, कि ये जो बटोगे कटोगे वाली बात थी और घुसपैठिए आपको आदिवासियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो बीजेपी ने वहां पे एक नैरेटिव गढ़ा, अभी जो रुझान है उसमें ऐसा लगता है कि उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये जो बटोगे कटोगे और एक रहोगे एक और रहोगे सेम, ये वाला कहीं ना कहीं हिट किया, लेकिन जो घुसपैठियों का मामला था, जैसे मैंने पहले भी कहा, घुसपैठियों का मामला उतना बड़ा मुद्दा झारखंड में बीजेपी नहीं बना पाई या नहीं बन पाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ और जो पीएम मोदी की तरफ से जो बातें कही गई उससे लोग कनेक्ट किए हैं। और जो रुझानों की बात की जा रही है, अभी जब आप लोग एड में गए थे तो मैं स्टडी कर रहा था, कुछ बड़े नाम बहुत बड़े मार्जिन से पीछे चल रहे हैं, और जो कहा जा रहा था, जो तीसरा कोण बना रहे थे जयराम महतो, कहीं ना कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार है। चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है, बड़े मार्जिन से पीछे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर जयराम की पार्टी चल रही है, पहले नंबर पर जेएमएम चल रही है। अच्छा, ऐसे बोकारो में कांग्रेस की जो श्वेता सिंह है वो बड़े नंबर से आगे चल रही है। अभी मैं देख रहा था दुमका में बसंत सोरेन जो हेमंत के भाई है वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़े नाम है जो आगे पीछे चल रहे हैं। आप भी इब्राहिम साहब थोड़ा सा इनको स्टडी करिएगा, नजर रखिएगा,
और फिलहाल मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतना वक्त दिया। लेकिन हम जब एनालिसिस करेंगे और अगले चरण में फाइनल नतीजों के आसपास करेंगे, उसके बाद करेंगे, उसमें आपको हम फिर जोड़ेंगे और पूछेंगे कि किस फैक्टर का कितना असर रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। मेरे सहयोगी हितेश व्यास और रचना नितेश ये इस वक्त तैयार हो चुके हैं, आ चुके हैं स्टूडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपको एक नए सिरे से हम पूरे अपडेट्स देंगे, लगातार देंगे, रियल टाइम देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं।